नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब तक की 4 बड़ी खबरें क्या हैं वो इस वक्त आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आज की सबसे जो बड़ी खबर है, विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 बड़े हमले किए हैं। इस पर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें आज की, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उनसे मिलने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता पहुंचे हैं। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं और इसको लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है और इस बैठक में स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। चौथी बड़ी खबर की अगर बात करें तो मानसून के कारण शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जनहानि भी हुई है, तो इस खबर को भी आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे। ये 3 बजे तक की आज के दिन की 4 बड़ी खबरें हैं जो आगे आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान की तबीयत खराब है। उनका इस वक्त लखनऊ के मेदांता में इलाज चल रहा है। वहीं खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं आजम खान का हालचाल जानने के लिए। उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत का हाल जानने के लिए इस वक्त आजम खान किस तरीके से हैं, उनकी तबीयत में क्या सुधार हो रहा है, खुद अखिलेश यादव मेदांता पहुंचे हैं। सोमवार को ही आजम खान को सीतापुर जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अखिलेश यादव दिल्ली में लोकसभा के सत्र में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन सत्र को बीच में ही छोड़कर वो लखनऊ लौटे हैं। आपको बता दें कि आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर, जो खुद विधायक रहे हैं, उन पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक अधिकतर मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। अब कुछ मुकदमे बाकी हैं जिनमें उनको जमानत मिलनी है। दरअसल सोमवार को अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें जिला जेल से अस्पताल में भेजा गया, जहां से उनको एक बार फिर से लखनऊ के मेदांता में शिफ्ट किया गया है। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान का सेहत का हाल जानने के लिए मेदांता पहुंचे। बड़ी बात है कि सुबह वो दिल्ली में थे, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र को छोड़कर वो वापस लौटे हैं लखनऊ और इस वक्त मेदांता में पहुंचे हैं उनका हालचाल जानने के लिए। नगमा शेख इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी है। इसी पर अपडेट के साथ नगमा, सबसे पहले आजम खान की सेहत के बारे में मेदांता की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? बिल्कुल धर्मराज, आपको बता दें कि अखिलेश यादव दिल्ली से डायरेक्ट मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हालांकि आजम खान की जो तबीयत है वो कल ही खराब हुई थी, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था, जो कि सीतापुर जेल से उनको सीधा मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और आज की जो कंडीशन है वो कभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो मेदांता का हेल्थ बुलेटिन जारी होता है आजम खान का, वो आज जारी नहीं हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव पिछले 15 मिनट से मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आजम खान की जो खैरियत लेने के लिए वो आए यहाँ पर। आखिर क्या वजह है वो अब से थोड़ी देर में ही साफ हो पाएगा, क्योंकि उनके जाने के बाद डॉक्टर कुछ बताएंगे कि आखिर उनकी जो कंडीशन है वो एक्चुअल में क्या है। लेकिन अभी अखिलेश यादव जो है वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान के साथ हैं और उनके जो हालचाल है उनको लेने के लिए डायरेक्ट दिल्ली से मेदांता हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। चलिए, अभी अखिलेश यादव अस्पताल के अंदर ही है, कितना वक्त उनको हो चुका है? करीब 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर हैं। हालांकि अंदर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने ये साफ कहा है कि अखिलेश यादव के जाने के बाद ही डॉक्टर कुछ क्लियर बता सकते हैं कि आजम खान की हालत में क्या सुधार है या फिर उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। चलिए नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है। अस्पताल के अंदर ही इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान, और आजम खान जब इससे पहले भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनकी तबीयत खराब हुई, तो उस वक्त भी अखिलेश यादव मेदांता आए थे और उन्होंने आजम खान की सेहत का हाल जाना था। एक बार फिर से वो संसद का मॉनसून सत्र छोड़कर लखनऊ पहुंचे हैं आजम खान की सेहत का हाल जानने के लिए।
चलिए बढ़ते आगे, फोन टैपिंग की बात करते हैं। फोन टैपिंग का मामला इस वक्त देश भर में सुर्खियों में है और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष की कुत्सित मानसिकता इस प्रकरण के बाद उजागर हुई है। विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है। कांग्रेस अपने मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि विरोधी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती है, इसलिए संसद सत्र शुरू होने के एक दिन पहले यह प्रकरण सामने आया है। तो ये 5 जो बड़े हमले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किया है। सबसे पहला हमला कि विपक्ष की एक कुत्सित भावना है, उनकी मानसिकता है जो उजागर हुई है। कोरोना में नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली दंगे का जिक्र किया। जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए थे और उसी वक्त दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी दिन दिल्ली में दंगे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि यह प्रयोग है संयोग, आप इसको नहीं मानिए, और उस प्रकरण को उन्होंने इस प्रकरण से जोड़ा है। इसके साथ साथ संसद में जो हंगामा हो रहा है, कल भी संसद में हंगामा हुआ था, आज भी संसद में हंगामा हुआ है। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, बाकायदा प्ले कार्ड लेकर विपक्षी सदस्य आसन तक पहुंच गए थे, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया था। राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और फोन टैपिंग को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी हमला बोला गया था। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और फोन टैपिंग को एक साजिश का हिस्सा बताया। क्या कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, वो आपको हम सुनवाते हैं। जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, यह आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और उन तबकों से जुड़े हुए मंत्री काफी बड़े पैमाने पर बने हैं, जिन्होंने देश की आजादी के बाद कभी भी नेतृत्व नहीं देखा था। आज जब उस तबके को नेतृत्व दिया गया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और उन सभी माननीय मंत्रियों के परिचय संसद सत्र प्रारंभ होने के साथ ही संसद के अंदर होता। विपक्ष कोई रास नहीं आया। वे जनता से जुड़े हुए। चलिए बढ़ते आगे, नोएडा से अगली खबर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 18 के फ्लाईओवर के नीचे कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है। यह जाम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के स्वागत के लिए जुटी भीड़ की वजह से हुआ है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रांशु दत्त जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उनके स्वागत का कार्यक्रम था और उनके स्वागत के कार्यक्रम के कारण नोएडा के सेक्टर 18 के पुल के फ्लाईओवर के पास कई किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है। वो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि किस कदर आम लोगों को जाम के से जूझना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सोर्सेस के मार्फत यह बड़ी खबर है कि जितिन प्रसाद को एमएलसी की सीट मिल सकती है। जितिन प्रसाद, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनको अब विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है और उनको पार्टी अपना टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एमएलसी की सीट के लिए जितिन प्रसाद को नामित किया जा सकता है। 4 सीटें अभी खाली हैं, उसमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो जितिन प्रसाद का है। जितिन प्रसाद अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में उनका रोल आने वाले विधानसभा चुनाव में भी तय किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, प्रयागराज से अगली खबर है। भगवान के शरण में पहुंचे हैं अरविंद शर्मा। तक्षक तीर्थ में भगवान भोलेनाथ की अरविंद शर्मा ने पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अरविंद शर्मा ने कहा है कि दर्शन के बाद राजनीतिक यात्रा की मैं शुरुआत कर रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गुरुजनों का भी मैंने आशीर्वाद लिया। AK शर्मा उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा नाम जो हमेशा जब से सियासत में आए हैं चर्चा के केंद्र में है और आज उन्होंने भगवान के शरण में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया है। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रजबहा में गिर गई, जिसके कारण कार सवार 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पहुंचे पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष निराश हो गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सच्चाई को बार बार जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को सरकार के काम के बारे में बताया जाए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है और कांग्रेस हर जगह पर हार रही है। दिल्ली में आज बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। इन कीमतों को वापस लेने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। संभल से अगली खबर है। संभल थाना के चंदौसी इलाके में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती को प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उसे बहला फुसलाकर राजस्थान लेकर चला गया। आरोपी युवती को लेकर जयपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि यूपी में सख्त कानून की वजह से वो युवती का धर्मांतरण नहीं करा सकता था, वो इसलिए युवती को लेकर राजस्थान आ गया था। थाना चंदौसी के अंतर्गत एक सप्ताह पहले एक वादी की तहरीर पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि उसकी बेटी को आसिफ कुरैशी नामक व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई तो इसमें यह पाया गया कि ये दोनों अपहृत और अपहृता ये दोनों ही जयपुर में एक मकान किराए पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनके पास से एक इकरारनामा भी बरामद किया गया है, जिसमें इन्होंने, जो आसिफ कुरैशी है, इसने अपना नाम आशीष करके लिखाया हुआ है। ये दोनों ही अलग अलग संप्रदाय के थे, अतः इसको कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास कर रहे थे। अतः पुलिस के द्वारा जो अपहृता है इसकी बरामदगी की गई है। इसको मेडिकल व 164 के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मरीजों से इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने अपर नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी और चिकित्सा अधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें गठित कर शहर के अलग अलग जगहों के अस्पतालों पर छापा मारा। इस दौरान कई अस्पतालों में खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की संस्तुति करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश पर दुबगा, काकोरी, सीतापुर रोड, हरदोई रोड पर 2 दर्जन से अधिक अस्पतालों में छापा मारा गया और कई अस्पतालों में डॉक्टर्स और चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप पर काम कर रहे सेल्समैन की हत्या कर दी गई है। 3 बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारी है और गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल घटना के बाद पुलिस इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। मामला खुटार थाना क्षेत्र के पूरनपुर रोड की है, जहां पर इस घटना को 3 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। और प्रतापगढ़ के अंतु कोतवाली के पुरेंती गांव में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। दुकानदार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर से अगली खबर है। कानपुर के चकेरी में कार सवार बदमाशों की दबंगई देखने को मिली है। एक शख्स को बोनट पर घसीटते हुए ले गए। बताया जा रहा है कि विवाद काफी मामूली बात को लेकर था और यह ट्रक चालक से मामूली बात पर विवाद हुई थी, कहासुनी हुई, जिसके बाद बदमाशों ने ट्रक के क्लीनर को कार से घसीटने की कोशिश की, उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। बोनट में ट्रक के क्लीनर को वो काफी दूर तक लेकर चले गए।
कार सवार जाजमऊ चौकी के सामने लखनऊ कानपुर फ्लाईओवर का ये मामला है। और ये तस्वीर देखिए कैसे बेखौफ अंदाज में इस क्लीनर को बोनट पर ये घसीट रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीजीआई पहुंची है, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत का हालचाल जाना है। कल्याण सिंह पीजीआई में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है, उम्र उनकी काफी ज्यादा है, जिसके कारण अलग अलग समस्याएं उनको सेहत की है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने के लिए पीजीआई पहुंची है। और ये तस्वीर उसी वक्त दौरान की है। और ये देखिए, जब आनंदीबेन पटेल कल्याण सिंह को अभिवादन कर रही हैं तो कल्याण सिंह की तरफ से भी उनका अभिवादन स्वीकार किया गया है। पीजीआई में एडमिट है कल्याण सिंह और कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने के लिए आनंदीबेन पटेल पहुंची है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी सेहत का हाल जाना था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ आए थे कल्याण सिंह से मिलने के लिए और कल्याण सिंह से मिलकर उनकी सेहत का हाल जेपी नड्डा ने जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बेटे को फोन किया था और उसके बाद कल्याण सिंह की सेहत का हाल उन्होंने जाना था। तो लगातार कई बड़े लोग कल्याण सिंह के सेहत का हाल जानने के लिए पीजीआई पहुंच रहे हैं और आज आनंदीबेन पटेल पीजीआई पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अखिलेश प्रियंका काशी पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोटर्स पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की इस वक्त नजर है। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार पूरा जोर लगा रही है। संजय सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। तो संजय सिंह भी सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए या फिर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तमाम विपक्षी दल इस वक्त बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसकी तरफ अब मूव करने की कोशिश विपक्षी दल कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। अब इटावा और एटा की दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए कि और प्रशासन के दावों को, हकीकत को समझिए। बारिश की शुरुआत अभी हुई है और बारिश की शुरुआत ने इन दो तस्वीरों ने इटावा और एटा प्रशासन की पोल खोल दी है। हालांकि बारिश अभी पिछले 2-3 दिनों से शुरू हो रही है, लेकिन लगातार 2-3 दिनों से जो बारिश हो रही है इससे कोतवाली नगर और एसएसपी ऑफिस भी तालाब में तब्दील हो गई है। पूरे शहर में पानी ही पानी भरा हुआ, जगह जगह जल भराव होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते नगर पालिका ने इस पर ध्यान दिया होता, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया गया होता तो शायद पहली बारिश में ही इस तरीके का मंजर उभर कर सामने नहीं आता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।